नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है कि हम एक MIT सीरीज शुरू किए थे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो हमारे वीक के इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। तो हम उनका क्या करते हैं, पूरा फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम में आने लायक होती है हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। और इस वीक का कह सकता हूं कि मैं आज सैटरडे, तो इस वीक का जो टॉपिक है वो कौन रहने वाले हैं, तो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी। आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक बहुत सारे पीएम बने ना, पंडित नेहरू से लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक, ठीक है, आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बात आती है ना, तो उनके नाम में ये मनमोहन, यानी कि जब आप उनको पढ़ोगे, जब आप उनको सुनोगे, जब आप उनको पढ़ोगे, है ना, तो आपको लगेगा आपका मन मोहित हो चुका है। यानी कि वो इतना अच्छा बोलते हैं, उनकी नॉलेज इतनी डीप थी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बार कहा था, और उन्होंने कहा था 2010 में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज लाइक ए गुरु टू अस। बहुत बड़ी बात होती है ये, ठीक है। उन्होंने कहा था वर्ल्ड लिसन टू हिम व्हेन ही स्पीक्स, यानी कि जब वो बोलते हैं तो दुनिया उनको सुनती है, उनकी नॉलेज को जानना चाहती है दुनिया, जो उनके पास नॉलेज उन्होंने गैदर कर रखी है। तो बेसिकली एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनको कह सकता हूं मैं युगों युगों तक हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो याद रखने वाली है। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और भयंकर तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में PV नरसिम्हा राव, उस समय हमारे पास लगभग $1 बिलियन पैसा बचा हुआ था, यानी कि 10-12 दिन, दो हफ्ता चल जाते। और अगर 2 हफ्ते तक कुछ नहीं होता तो हमारा भारत बर्बाद हो चुका होता, हमें किसी दूसरे कंट्री ने कैप्चर कर लिया होता, पता चला इन्वेजन हो चुका होता, कुछ भी हो जाता कहने को। तो उस समय उस परिस्थिति से बाहर निकालने वाला जो पर्सन था वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनके द्वारा किए गए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो आज भी हमें क्या करके रखे हैं, मार्केट में स्टेबल करके रखे हैं। आज भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी इधर उधर हो जाती है, लेकिन भारत के ऊपर टस से मस भी फर्क नहीं पड़ता। उसका पूरा जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, तो पूरे भारतवासियों की तरफ से सिर्फ एक पर्सन को क्रेडिट दिया जा सकता है, जो कि कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और बस दुख की बात यह है कि इनका 92 ईयर्स की एज में, ठीक है, 92 ईयर्स की एज में क्या हो गया, देहांत हो गया, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो आज हम पूरा का पूरा जो चैप्टर किसके बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, उनके स्टार्टिंग से लेकर, बचपन से लेकर कैरियर के बारे में, क्या क्या भारत के लिए किया। और याद रखना, एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, जो RBI गवर्नर भी थे, और वो क्या बने, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो एकमात्र ऐसा पर्सन जो तीनों पोस्ट पर रह चुका है वो कौन है, तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और मैंने कहा ना कि उनके मौन में भी क्या था, सब कुछ कह जाते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ठीक है, लोगों में हेट्रेड फैलाना, ये सब काम किए जाते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जाता है कि बस वहां से वोट मिल जाए, वहां से मिल जाए। आपने कभी भी इनको किसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखा होगा। जब भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, जब भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए, तो बस हंसकर मुस्कुराकर उस बात को एक्सेप्ट कर लेते थे। इनके ऊपर कोल जो स्कैम हुआ था उसके एलिगेशंस लगे जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने बिल्कुल हंसकर उस बात को एक्सेप्ट किया। एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर याद रखना जिनके बारे में कहा उतना ही कम है। इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा आज तक मैक्सिमम क्या की थी, तो मैक्सिमम इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यानी कि तुम एक डेमोक्रेसी को चला रहे हो, तुम एक देश को चला रहे हो, तो तुम एक देश के राजा बन के बैठे हो, तो तुम्हें उन वहां के लोगों की बातों का जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। सबसे ज्यादा हिम्मत इनमें थी। इन्होंने लगभग 114 यानी कि 114 के आसपास इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि आज तक की सबसे ज्यादा की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद पंडित नेहरू है, उसके बाद राजीव गांधी, देन लाल बहादुर शास्त्री। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी हैं जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बात समझ में आ रही है? इन्होंने में RTI दिया, इन्होंने नरेगा दिया, बहुत कुछ दिया। मतलब ये बोलते नहीं थे, करते बहुत कुछ थे। आज के टाइम पर क्या हो चुका है, बोला बहुत जाता है, किया कम जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है वो है। तो मैं सिंपल से एक लाइन कहकर उनकी कह सकता हूं कि उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कि आपने एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी कि मिलेगी मंजिल परिंदों को, या कुछ ऐसा है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा,
ये तो उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वही लोग रहते हैं खामोश दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। मतलब वो लोग जो खामोश रहते हैं उनके हुनर जमाने में आपको बोलने के लायक दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी MIT को, जो कि पूरी की पूरी डेडिकेटेड है किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932। और जन्म कहां पर हुआ था? तो याद रखना गा, यानी कि जो कि अब कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? तो याद रखना गुरुमुख सिंह। इनके मदर का नाम क्या था? तो अमृत कौर। इनकी वाइफ का नाम क्या है? तो याद रखना गुरशरण कौर। इनकी 3 बेटियां हैं, एक का नाम है उपिंदर सिंह, एक का दमन सिंह, एक का अमृत सिंह। अगर आप लोग UPSC वगैरह की प्रिपरेशन करते होंगे तो आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी हिस्ट्री के ऊपर उपिंदर सिंह के नाम से। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना ये भी प्रोफेसर है बेसिकली। जो है अमृत सिंह, ये बेसिकली कौन है? तो ये लॉयर है बेसिकली। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए। अगर मैं इनके एजुकेशन की बात करूं तो इकोनॉमिक्स की में बैचलर की डिग्री इनको पंजाब यूनिवर्सिटी से मिली थी, मास्टर्स की डिग्री इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली थी और डॉक्टरेट की इकोनॉमिक्स में इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिली थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके अर्ली लाइफ की तो 2-4 बातें जस्ट समझते हैं, फिर इनके द्वारा किए हुए कामों को भी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आने लायक चीजें होंगी। उन्होंने इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पास आउट किया 1957 में। सिंपल याद रखना, आफ्टर कैम्ब्रिज, ठीक है, सिंह रिटर्न टू इंडिया टू हिज टीचिंग पोजीशन, यानी कि पढ़ाने लगे पंजाब यूनिवर्सिटी में। In 1960 he went to the University of Oxford for the DPhil where he was a member of Nuffield College. ठीक है, after completing his DPhil सिंह रिटर्न टू इंडिया अंटिल 1966 और उन्होंने ये सब करना शुरू किया। तो 2-4 बातें याद रखना। लेटर ही वाज अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय ललित नारायण मिश्रा इन रिकॉग्निशन ऑफ सिंग्स टैलेंट एज एन इकोनॉमिस्ट। उनके बारे में वो अगर चाहे तो इकोनॉमी के ऊपर पूरा महीना भर बोल सकते हैं, है ना। तो उनकी इकोनॉमी की नॉलेज तो एक्सट्रीम लेवल की थी, ये भी हम कह सकते हैं। कैरियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले क्या क्या थे? तो 2-4 बातें याद रखना। 1969 से 1971 तक ये प्रोफेसर थे इंटरनेशनल ट्रेड एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1972 से 1976। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं 1982 से 1985 में। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन रह चुके हैं 1985 से 1987 में। आप लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पढ़ा होगा जिसकी फॉर्मेशन 1935 में हुई थी। ठीक है, उसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। आप लोगों ने प्लानिंग कमीशन भी पढ़ा होगा जो कि 15 ऑफ द मार्च 1950 को बना था, जो 5 ईयर प्लान चलाता था बेसिकली। ठीक है, उसके बाद 1991 में वो क्या बन जाते हैं? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं। और 1991 से 1996 तक किसकी सरकार रहती है? तो PV नरसिम्हा राव की सरकार रहती है, जिसके अंदर वो क्या बना दिए जाते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये RBI के गवर्नर भी थे और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। कब से कब तक इनका फाइनेंस मिनिस्टर का टेन्योर रहा? तो सिंपल सा याद रखना, इनका फाइनेंस मिनिस्टर का टेन्योर रहा 1991 से लेकर 1996 तक। ठीक है, और उस समय 1990s में हमारे यहां पर क्या आ गया? फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, आपने सुना होगा हमने सोना गिरवी रख दिया था। सोना कब गिरवी रखा जाता है? जब हमारे पास पैसे नहीं होते। आपने मूवीज में देखा होगा कि जब किसी जो एक्टर होता है उसको पढ़ाई लिखाई करनी होती है तो उसकी मदर क्या करती है? अपने सोने बेच देती है, उसको पढ़ा लिखा कर IPS अफसर बना देती है ना। तो हम सोना बेसिकली कब गिरवी रखते हैं? मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो हम बर्बाद हो चुके थे। हमारे पास उस समय सिर्फ $1 बिलियन रुपए बचे थे, जिससे हम मैक्सिमम 2 वीक्स चला सकते थे, मैक्स टू मैक्स 2 सप्ताह चला सकते थे, उससे ज्यादा पैसा था ही नहीं। यानी कि हम बर्बाद होने वाले थे। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे PV नरसिम्हा राव, याद रखना इन्हीं PV नरसिम्हा राव को क्या दिया गया है? इस बार भारत रत्न भी दिया गया है। याद रखना PV नरसिम्हा राव वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, यानी कि फर्स्ट साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे PV नरसिम्हा राव। ये बात भी याद रखना। ठीक है, और इस बार इनको क्या दे दिया गया? भारत रत्न। इस फैक्ट को भी याद रखना। ठीक है,
इन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि एक काम करो, आप कुछ भी करो, आप इकोनॉमी के बेसिकली भगवान हो ना देवता हो, तुम कुछ भी करो, बस देश को डूबने से बचा लो। तुम चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे देता हूं, लेकिन कुछ भी करो, देश को बचा लो। देन उन्होंने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को यूज किया और उनके द्वारा किए गए उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आज भी फॉलो किया जाता है। आज भी दुनिया भी इस बात की कह सकता हूं कि इस बात को एग्री करती है कि हाँ, उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स दुनिया भर में फॉलो भी किए जाते हैं। क्या था वो रिफॉर्म समझना, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, समझना मेरे पास अर्निंग का सोर्स नहीं आ रहा, पैसा नहीं है, सरकार हो गई है कंगाल। कैसे हुई, दो बातें समझना। आपने कभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या? आपने प्रीएम्बल पढ़ा है क्या कभी? प्रीएम्बल में आपने लिखा होगा, ठीक है, प्रीएम्बल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस प्रीएम्बल में पहली लाइन आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू 5 हमारे क्या लिखे हुए उसमें नेचर लिखे हुए, सोवरेन, सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सब 3 जस्टिस लिखे हुए हैं, यानी कि कौन कौन से, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, और उसमें 2 अपॉर्चुनिटीज लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड, जो हमारा नेचर शो करता है, कौन सा, सोशल। तो पहले हम सोशल नहीं लगाए थे। याद रखना, अगर आप थोड़ी भी पॉलिटी की नॉलेज रखते होगे तो आपको पता होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर जो हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया था, 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रीएम्बल के अंदर। और प्रीएम्बल में 3 वर्ड कौन कौन से जोड़े गए थे, तो याद रखना, सोशल, ठीक है, उसके बाद आपका सेक्युलर, ठीक है, और उसके बाद इसमें जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। अब एक बात समझना, ये 3 वर्ड उसमें जोड़े गए थे। तो व्हाट डू यू मीन बाय सोशल, सोशल क्यों आया, तो वो ध्यान से समझना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा दुनिया में 2 तरह के देश होते हैं, ठीक है, 2 टाइप कंट्री होती हैं। एक कंट्री कहते हैं अपने आप को मैं हूं सोशलिस्ट, ठीक है, मैं हूं सोशलिस्ट। एक टाइप की कंट्री कहती है कि मैं हूं कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा लिंक करता हूं, आपने पढ़ा होगा यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में तो कोल्ड वॉर चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था, और कोल्ड वॉर चल रहा था तो मतलब आमने सामने तो नहीं लड़ेंगे, पीठ पीछे लड़ेंगे। और यूएसए जो है बेसिकली वो कैसी कंट्री है, तो यूएसए बेसिकली कैपिटलिस्ट है, ठीक है, कैपिटलिस्ट। अभी समझ जाओगे सब कुछ। जो यूएसएसआर है वो क्या है, तो वो बेसिकली सोशलिस्ट है। तो बेसिकली होता क्या है, कैपिटलिज्म वो होती है इकोनॉमी जिसमें मैक्सिमम ओनरशिप जो होती है वो प्राइवेट लोगों के पास होती है। सोशलिज्म वो होता है जिसमें मैक्सिमम ओनरशिप जो होती है चीजों की वो किसके पास होती है, सरकार के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, सुपर पावर थे, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका था, वो सारी कहानी आप जानते हो। तो अल्टीमेटली दुनिया इन दोनों की तरफ झुकाव कर रही थी, कहीं इधर कहीं इधर, ठीक है। ये है कैपिटलिस्ट, ये सोशलिस्ट। जैसे कैपिटलिज्म का मतलब है हर चीज सरकार के पास है। मैंने कहा यूएसए का एग्जांपल ले लेता हूं। वहां पर तुम गरीब हो मान लो मेरी तरह, और तुम बीमार पड़ गए, और जब तुम बीमार पड़ गए तो अल्टीमेटली तुम्हारे लिए वहां पर कोई एसएमएस नहीं खुला हुआ है कि तुम फ्री में जाके इलाज करा लोगे। इफ यू हैव मनी तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वरना मर जाओ, फर्क नहीं पड़ता सरकार को। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सोशलिस्ट की, तो यहां पर जो सरकार है उसके पास है मैक्सिमम ओनरशिप। तो सरकार जो है वो पब्लिक वेलफेयर में ज्यादा विश्वास रखती है, लोगों के कल्याण के काम करती है। तो वहां पर ऐसे देश में तुम्हें एसएमएस नाम का हॉस्पिटल मिल जाएगा, जैसे जयपुर में है, जहां पर तुम्हारा फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली बात क्या है कि अगर मैं यहां रहता हूं तो मेरे को कहां जाना पड़ेगा, दुर्लभ जी जाना पड़ेगा, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा है तो इलाज हो जाएगा। अगर मैं यहां रहता हूं तो मैं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा लूंगा, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे। यहां पर मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा महंगी फीस देकर पढ़ना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली समझ गए ना, एक तरफ कैपिटलिज्म है, एक तरफ सोशलिज्म है, ठीक है। टाइम कौन सा था याद रखना, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की हो गई लड़ाई, ठीक है। और उस लड़ाई से एक छोटा सा देश बना जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उसको आजाद करके क्या बना दिया गया, बांग्लादेश। तो इससे पहले दुनिया में 2 सुपर पावर थी,
हालांकि पंडित नेहरू ने एक तीसरी सुपर पावर और बनाई थी जिसे नैम का नाम दिया गया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि 1961 में बनी होती है। ठीक है, जिसको 5 कंट्रीज के पीएम ने मिलकर बनाया होता है। एक तीसरी सुपर पावर बना दी थी, जो इधर नहीं जाना चाहता वो इधर आ जाए, जो इधर नहीं जाना चाहता इधर आ जाए। ठीक है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं। हुआ क्या, 1971 में लड़ाई हो गई तो फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से जो अमेरिका था, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो पाकिस्तान सीधा आपके यूएसए की शरण में चला जाता है। तो जब वहां पे पहुंच चुका है तो वो हमेशा उसका सपोर्ट करता है, इनडायरेक्टली आज भी करता है। ठीक है, हम कहां जाए, हम तो बीच में फंस गए। अगर मैं यूएसएसआर की तरफ भागता हूं तो यूएसए अटैक मार देगा, अगर मैं यूएसए की तरफ भागता हूं तो यूएसएसआर अटैक मार देगा। मुझे डेवलपमेंट करना है। पंडित नेहरू एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे, वो इन सब में पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए तो वो इन सब में रिलीजन में इनमें सब नहीं पढ़ना चाहते, तो उन्होंने डेवलपमेंट को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। तो हुआ क्या, जब ये पूरा पंगा हुआ, जब ये प्रॉब्लम हुई तो पाकिस्तान की तरफ से यूएसए हमारे से लड़ने के लिए आ गया। देन पहली बार क्या हुआ, रशिया ने अपने जहाजों को उतार दिया इंडियन ओशियन में और कह दिया कि अगर तुमने भारत पे अटैक किया तो हमसे लड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो तो कोल्ड वॉर में लड़ ही रहे थे इनडायरेक्टली। तो हुआ क्या, इससे हम जीत गए, एक नया देश बन गया, हमने यूएसए के इन्फ्लुएंस को हटा दिया वहां से। देखो अभी तुमने पढ़ा होगा बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की सरकार गिरी थी उसका भी रीजन यही था, बिकॉज अमेरिका वहां पर एक एम्बेसी ओपन करना चाहता है ताकि वो इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को, इस पूरे को कंट्रोल कर सके चाइना के अगेंस्ट। वो हमेशा चाइना को और इनको काउंटर करता रहता है। तो उस समय भी इंदिरा गांधी के टाइम पर भी वो पाकिस्तान से ये डील कर रहा था कि वहां पर एक आइलैंड उसको दे दिया जाए। जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चली तो लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद उसने 2 देश के टुकड़े ही कर दिया, निपटारा कर दिया, प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। लेकिन अभी शेख हसीना के टाइम पर वहां पर दोबारा से सब हुआ, मूवमेंट हुए और वहां से उनको भागना पड़ा। और उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में कि एक अमेरिकन किसी बड़े आदमी ने उनसे कहा था, बहुत बड़े ग्रुप के किसी आदमी ने, कि अगर तुम वहां पर हमें एक जमीन दे दो, वहां पर हम अपना एम्बेसी बना सके, हम आइलैंड बना सके, मतलब बेसिकली हमारा बेस बना सके, एम्बेसी मतलब बेस बना सके, है ना, तो हम तुम्हारी सरकार को कंटिन्यू रहने देंगे। तो बेसिकली अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का यूज करके इस रीजन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। और ये दोनों इसलिए करते हैं, यूएसए और यूएसएसआर, क्योंकि इनका इनकम का सोर्स तो यही है कि किसी 2 देशों को भिड़वा दो, लड़वा दो, हथियार बेचेंगे, मजे से पैसे कमाएंगे। तो अल्टीमेटली जब भी यही हो रहा था, लेकिन रशिया ने हमारी हेल्प की, रशिया हेल्प्ड अस। तो इसके रिटर्न में जब 1976 में अमेंडमेंट हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 में, इतने ही अमेंडमेंट हुए थे इसमें कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया गया, यानी कि भारत का छोटा संविधान कह दिया गया इसको। और इसमें कहा गया कि क्या, प्रियम्बल में सोशल जोड़ दो, प्रियम्बल में सेक्युलर जोड़ लो, हम आज से सेक्युलर हो गए, पहले नहीं थे। इसके अंदर इंटीग्रिटी जोड़ दो, यानी कि भाईचारा जोड़ दो, हम भाईचारे से, इसका मतलब होता है अखंडता, अखंड भारत की जो बात होती है, भाईचारा फ्रेटर्निटी होती है, वो भी हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सोशल वर्ड आ गया, मतलब अब हम किसकी तरफ अपना झुकाव शो करने लगे, तो हम अपना झुकाव शो करने लगे कि हम सोशलिस्ट की तरफ है, वी आर सोशल। लेकिन सोशलिज्म में प्रॉब्लम क्या है, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। कैपिटलिज्म में क्या है कि एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट अथॉरिटीज। हम सोशलिज्म में घुस गए। और आप एक एग्जांपल से समझना, मैंने कहा एक तरफ है बीएसएनएल और एक तरफ है मैंने कहा जियो, ठीक है। यहां तुम काम नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सरकारी जॉब में हो, तुम्हें पैसा मिलेगा। ये है जियो, ये है प्राइवेट कंपनी, काम नहीं करोगे तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। बात समझ में आ रही है। यहां पर तुम बिना हुनर के, बिना टैलेंट के सरवाइव कर जाओगे, एक बार अगर एंट्री हो गई तो। यहां पर तुम खामोश रहो चाहे कुछ भी रहो, तुम्हें टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली आज जियो चल रहा है, बीएसएनएल बर्बाद हो गया, क्योंकि यहां पर सरकारी काम जानते हो कैसे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब हर चीज हमने ये कर दी तो हमारे यहां पर पैसों की हो गई भयंकर कमी। लाइसेंस राज चलता था कि सरकार को पैसे दोगे तो इंडस्ट्री खोल पाओगे, इंडस्ट्री नहीं खोल पाओगे। जब ये सारी प्रॉब्लम हुई तब मनमोहन सिंह जी आए और मनमोहन सिंह जी ने 3 फॉर्मूले दिए हमें, जो हमारे को उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल कर लाए। हुआ क्या, समझ गए ना क्राइसिस आने के रीजन क्या थे, किस वजह से हम बर्बाद हुए थे, क्या क्या मैटर था पूरा, क्यों हम ऐसा चले गए। फिर मनमोहन सिंह जी आए और मनमोहन सिंह जी ने 3 वर्ड दिए, याद रखना। और वो 3 वर्ड आपके हमेशा आपके काम आते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे समझना, एक कहा एल, एक कहा पी, एक कहा जी, एलपीजी, वो नहीं जो तुम्हारे घर में लगा है सिलेंडर। एल का मतलब होता है सिंपल सिंपल लिबरलाइजेशन,
P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और Z का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या था कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, इन्होंने लाइसेंस फ्री कर दिया, यानी कि जो लाइसेंस राज चलता था उसको हटा दिया। कह दिया जो भारत में आकर चाहे कंपनी खोल सकता है, एक्सेप्ट 6 कंपनीज, 5-6 कंपनियां छोड़ी थी, जैसे लीकर, है ना, तुम जहरीली शराब बनाकर बेच दो, यहाँ का युवा पहले मर जाए कुछ करने से पहले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली, है ना। डिफेंस के वेपन ऐसे होने चाहिए जो लाइसेंस से बनेंगे, पता चले कोई ऐसी बंदूक बना दी, गोली चलाई दी, पाकिस्तान की तरफ घूम के हमें लग रही है, कुछ भी हथियार हो सकता है, तो डिफेंस बहुत ज्यादा कंसर्न का इशू है, वो लाइसेंस चाहिए। लीकर लाइसेंस चाहिए, ड्रग्स लाइसेंस चाहिए, केमिकल्स लाइसेंस चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स लाइसेंस चाहिए। समझ में आ रही है? तो ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ा, सबको लाइसेंस फ्री कर दिया। तो दुनिया भर के जो कंपनीज थी वो सोचे अरे भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकता है आगे, सब भारत में आ गए, लाइसेंस चाहिए नहीं, सबने फैक्ट्रियां डाल दी। फैक्ट्रियां डाल दी तो जॉब क्रिएट हो गई, जॉब क्रिएट हो गई तो हुआ क्या, साथ साथ में लोगों को रोजगार मिल गया, पैसा आ गया, सरकार की जेब में खजाना आ गया, सरकार का खजाना बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, जो क्राइसिस में था वो बाहर निकल गया, इतना बाहर निकला कि आज तक हम दोबारा नीचे गए ही नहीं है। तुमने देखा होगा कोरोना के अंदर भी इतना इफेक्ट पड़ा, दुनिया भर के देश, कितने देश बर्बाद हो गए, श्रीलंका को हम्बन टोटा गिरवी रखना पड़ा, हर कोई बर्बाद हो गया, हम नहीं हुए, बिकॉज ऑफ दिस एलपीजी रिफॉर्म्स। बात समझ में आ रही है? तो एक था लिबरलाइजेशन, लाइसेंस फ्री कर दिया, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। मैंने कहा था ना हम पहले सोशलिस्ट थे, ठीक है, सोशलिज्म में विश्वास रखते थे, वी शिफ्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, हम कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट कर गए। तो नाउ एट प्रेजेंट वी आर समवेयर इन बिटवीन, हम कहीं बीच में हैं, वी आर नाइदर सोशलिस्ट नॉर कैपिटलिस्ट, हम बीच में फंसे हैं। जैसे कल को मैं बीमार हो गया मान लो, ठीक है, मैं जयपुर में रहता हूं, मैं बीमार हो गया, तो मेरे पास एक तरफ है एसएमएस हॉस्पिटल, बिल्कुल फ्री, सरकारी वेलफेयर का काम चल रहा है, सोशलिस्ट है, एक तरफ दुर्लभ जी खुला हुआ है, ठीक है, मोटा पैसा लेता है, सीधा जाऊंगा पैसा दूंगा ठीक हो जाऊंगा, अगर मैं अमीर हूं तो मैं यहां जाऊंगा, मैं गरीब हूं तो सरकार मुझे ये देती है। तो एट प्रेजेंट वी आर इन बिटवीन, ठीक है। अब एक ट्विस्ट समझना, लास्ट ईयर 2023 में जो G20 हुई थी, उस G20 समिट कहां पर हुई थी, इंडिया में हुई थी, ठीक है। इसमें प्रीएम्बल बांटी गई सबको, जब प्रीएम्बल बांटी गई तो इन दैट प्रीएम्बल सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को हटा दिया गया और कहा गया कि ये पहले नहीं थे तो अब हटाए जा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या चाहती है, तुम्हें सोशलिज्म से हटकर तुम कैपिटलिस्ट हो जाओ, अमेरिका बन जाओ। लेकिन अमेरिका बनने के पीछे मैंने बता दिया था रीजन क्या था, कि दूसरा जो पहलू है उसका, इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आज तुम 5वीं इकोनॉमी बन के बैठे हो, कल तुम 3 भी हो जाओगे, 2 भी, 1 भी, है ना, चले जाओगे, तुम जीरो तो नहीं होगे लेकिन चले जाओगे अल्टीमेटली, है ना। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ की पॉपुलेशन देखो, आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खाने की नौबत आ रखी है, फिर तुम किस बात की 5वीं इकोनॉमी बैठे हो, मतलब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं है। और अगर कैपिटलिज्म आ गया तो जो सोशलिज्म के भरोसे, जो वेलफेयर के भरोसे जो जनता रह रही है वहां पर, उसका क्या होगा। तो गरीबी हटानी है, गरीब नहीं हटाना है, बेसिकली ध्यान रखना, सरकार का पर्पस होना चाहिए गरीबी हटाना, गरीब नहीं हटाना है हमें। बात समझ में आ रही है? तो इसकी बहुत आलोचना भी हुई सरकार की, बहुत सारे इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। तो ये वाला चीज भी याद रखना। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन। तो आजकल हम क्या है, इंडिया इज नाउ ए मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखना, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है, ना उसमें, ठीक है। एक वर्ड इसमें आता है, हाँ, हर चीज प्राइवेट नहीं की थी वहां पे, याद रखना, इन्होंने सब प्राइवेट कर दिया था, 2 चीजों को छोड़कर। वो क्या था, याद रखना, एटॉमिक पावर, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, एटॉमिक पावर, और दूसरा कौन सा था, तो सिंपल सा याद रखना आपका, इंडियन रेलवेज। बिकॉज इंडियन रेलवेज को क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर कभी पूछ ले लाइफ लाइन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है, तो इंडियन रेलवे को कहा जाता है, समझ गए, क्योंकि बहुत सस्ते में आप बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए। तुम मेरे यहाँ पर कुछ भी बेचो, मैं बचपन में छोटा था, मैं ट्रैक्टर ट्रॉली भी चलाता था तो नीचे लिखा रहता था मेड इन इंडिया, ठीक है। तुम लोग बचपन में छोटे रहे होगे, तुमने गुड्डा गुड़िया के खेल खेले होंगे, तुमने गाड़ियां चलाई होंगी, सब में मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, है ना। उस ट्रैक्टर ट्रॉली में मेड इन चाइना, नॉट इंडिया, ना। अब हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हो जाए, तो हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, बाद की बातें हैं, समझ में आ रही है। तो ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस होनी चाहिए, वैश्वीकरण जिसको कहा जाता है, पूरे विश्व में हम फैल जाएं। और ये जो पॉलिसी थी इतना काम आई कि हमारा खजाना बढ़ता गया, आज तक नहीं निकला, हम क्राइसिस में नहीं पहुंचे बेसिकली, समझ में आ रही है, ठीक है। ये कुछ बातें याद रखना।
ठीक है। इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा होगा, क्योंकि सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अलाउ कर दिया। आपने पढ़ा होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, वो भी बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। ठीक है, तो इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जा रहा है, करेंसी हमारे पास इकट्ठी होती जा रही है, मल्टीपल करेंसीज इकट्ठी होती जा रही है। कल को मान लो डॉलर बहुत नीचे गिर जाए, ठीक है, या डॉलर में हम ट्रेड नहीं करना चाहते, हम दूसरी करेंसी को लेकर बैठे हैं, एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे पास बैंकर भरे पड़े हैं। बात समझ में आ रही है? तो सारा किसकी देन है? सारी की सारी LPG। तो ये कुछ बेसिक सी बातें याद रखना। ठीक है, सिंह वाज फर्स्ट इलेक्टेड टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना, वो कभी भी लोकसभा के मेंबर नहीं बने, ध्यान रखना, वो हमेशा राज्यसभा से ही इलेक्ट होते थे। एक लाइन में समझना, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर बनने की कंडीशन है कि मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन क्या है? ही और सी कैन बी फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो चाहे लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, कहीं से भी बन सकता है। और लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 543 हैं आज के दिन, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। राज्यसभा में आज के दिन 245 सीटें हैं, ध्यान रखना। 233 क्या होती हैं? इलेक्टेड होती हैं, और जो 12 सीटें हैं वो नॉमिनेटेड होती हैं बाय द प्रेसिडेंट। ये सब बातें आपको पता है, पॉलिटी पढ़ी है हमने, समझ में आ रही है बात? तो ये हमेशा राज्यसभा से थे, लोकसभा से कभी इलेक्ट नहीं हुए थे, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी भी एक बार थी, आई के गुजराल, ये सब भी इलेक्ट हो चुके हैं, किससे? राज्यसभा से। इसको ऐसे मान लो कि अभी जब इलेक्शन हो रहा था उसमें मोदी जी पीछे चल रहे थे ना, दोपहर तक, दोपहर बाद वो 1.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं। मान लो वो हार जाते, तो क्या वो PM नहीं बनते? बिल्कुल बनते। किसी दूसरी लोकसभा सीट को खाली करवाया जाता है, वहां से कंडक्ट होता है इलेक्शन विद इन 6 मंथ। ठीक है, या फिर उनको किसी स्टेट से राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है और उनको PM बना दिया जाता है। जैसे जब 2004 में सरकार आई थी कांग्रेस की, है ना, देखो इससे पहले जो सरकार थी ना वो किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, भारतीय जनता की पार्टी, उसके अंदर जो सिंह थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में। ठीक है, और अच्छा एक बात और समझना, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी एक बात याद रखना, ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे। ठीक है, इन्होंने बहुत शानदार काम किए। इन्होंने जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम चलाई थी, है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको आप स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। इन्होंने दिल्ली को कनेक्ट कर दिया बॉम्बे से, बॉम्बे को कनेक्ट कर दिया चेन्नई से, चेन्नई को कनेक्ट कर दिया कोलकाता से, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम कहते हैं। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल कॉरिडोर स्टार्ट किए थे। आपके जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट कर दिया था कन्याकुमारी से, और आपके गुजरात को कनेक्ट कर दिया था किससे? आसाम के सिलचर से। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो था, इसको क्या कहा गया था? नेशनल कॉरिडोर्स। ठीक है, नेशनल कॉरिडोर्स। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर क्या हुआ था? न्यूक्लियर 11th एंड 13th ऑफ द May 1998 को, जिसको हमने ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे फाइन प्राइम मिनिस्टर थे। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने इन 2004 और टिल 2014 वो रहे, उन्होंने पीछे वाले PM की किसी भी स्कीम को डिसकंटिन्यू नहीं किया, कंटिन्यू चलाए रखा। अच्छी स्कीमों को सबको चलाए रखा। उन्होंने किसी के नाम नहीं बदले, सेम नाम से चलाए रखा। ठीक है, कभी भी लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा देश के भविष्य के लिए काम किया। बात समझ में आ रही है? तो एक इसीलिए हम उनको फाइनेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 1999 ही कंटेस्टेड फॉर द लोकसभा फ्रॉम द साउथ दिल्ली बट वाज अनेबल टू विन द सीट। वो हार जाते हैं ना, नहीं जीत पाते। तो मैंने कहा कभी नहीं बने। ठीक है, जैसे मैंने कहा गोल्डन क्वाड्रिलेटर उन्होंने कंटिन्यू रखा, बहुत सारी कंटिन्यू रखी। अच्छा, उन्होंने क्या किया फिर अपने टाइम पीरियड में? उन्होंने बहुत सारी चीजें की आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे समझना, उन्होंने 2005 में वैल्यू एडिड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, सेल्स टैक्स को हटा दिया। ठीक है, उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया, यानी कि रूरल इलाके के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया। चलो मुझे बताना ये कब आया था? ठीक है, एक क्वेश्चन है सिर्फ आज के लिए, एक क्वेश्चन। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब बनाई गई थी? 2008 में, जब हमारे यहाँ पर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था, जो आपके अटैक हुए थे ना, मुंबई ब्लास्ट, ताज होटल, उसके बाद हमने मजबूरी लगी कि यार हमारे पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है खुद की, तो ये बनाई गई 2008 में, याद रखना, ताज होटल वाली। ठीक है, Also, Unique Identification Authority of India was established in February 2009, an agency responsible for implementing the envisioned multi-purpose national identity card with the objective of increasing national security and facilitating e-governance। तो ये भी उन्होंने लॉन्च किया होता है। ठीक है, ये 2-4 बातें हम उसमें कर चुके हैं। अच्छा, और क्या क्या किया तुम्हारे लिए जो एग्जाम में भी आता रहता है? तो देखो ध्यान से समझना,
नरेगा। व्हाट इज नरेगा? मैं कई बार पढ़ाता रहता हूं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कहा गया था इस नरेगा में कि तुम्हें गारंटी दी जाती है कि तुम्हें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा, राइट टू वर्क है मेरा। इसमें आपको 100 डेज आउट ऑफ 365 डेज क्या मिलता है? गारंटीड वर्क मिलता है। ठीक है, दिन की दिहाड़ी जो होती है वो दी जाएगी। ठीक है, ये इनके द्वारा लाया गया था। मैं इसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बहुत बार पढ़ते रहते हैं। नरेगा ये लेकर आए थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, आप जिसके बारे में चाहो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। याद रखना, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अवर कोई फंडामेंटल राइट में नहीं है, ध्यान रखना। ये इसका कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन इंक्लूड जरूर किया जाता है उसमें। ठीक है, जानने का अधिकार। ठीक है, ये लेकर आए 12 अक्टूबर को। ठीक है, इसलिए 12 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन डे बनाया जाता है, ध्यान रखना। अभी इसके राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है उसका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी चेंज हुए हैं। क्या कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया। ठीक है, वो भी आप लोग जानते हो, तो मैं करंट अफेयर की तरफ ना जाकर बस इन्हीं के बारे में ज्यादा पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करते रहते हैं, आप जानते होंगे चीजें। ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लेकर आए 2009 में, जो 2010 में फोर्स में आया, मतलब काम स्टार्ट किया उसने, केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो याद रखना हर बच्चे का एजुकेशन का राइट है। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा डीपीएसपी का, जिस आर्टिकल में कौन सा है? आर्टिकल 45, जिसमें लिखा है 0 to 14 ईयर के बच्चे को एजुकेशन मिलेगी। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि डीपीएसपी में है। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगर उस स्टेट की सरकार जब भी कोई रूल बनाएगी तो उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखेगी। रखे तो रखे, ना रखे तो ना रखे, बिकॉज दीज डीपीएसपी आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो होगा क्या? मान लो कोई स्टेट ना दे किसी बच्चे को एजुकेशन, तो बच्चा तो बर्बाद, बच्चा बर्बाद तो देश बर्बाद, क्योंकि तुम ही बर्बाद हो गए तो देश तो बर्बाद हो जाएगा। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो कहा गया इसको बदलो। क्या किया गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 किया गया, और इसके अंदर इसको 2-3 जगह पर तोड़ दिया। 0 to 6 ईयर का बच्चा जो आंगनवाड़ी में जाएगा वो डीपीएसपी में रख दिया कि भाई वो खाना पीना ही सीखता, पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े, क्या ही सीखेगा 6 साल का बच्चा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है? तो 6 to 14 ईयर के बच्चे को आर्टिकल 21 में डाल दिया, यानी कि उसको 21K में डाल दिया, उसका फंडामेंटल राइट बना दिया। वॉयलेशन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है। और वही 6 to 14 ईयर के बच्चे की एजुकेशन को उसकी मम्मी पापा की पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया कि वो उसको स्कूल भेजेंगे तो उनकी जिम्मेदारी। स्कूल वाला ना पढ़ाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा है और उस बच्चे को वहां डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो एक्ट आया, वो एक्ट कब आया था? 2009 में, 2010 में काम करना शुरू करता है। तो ये भी उन्हीं के टाइम की बातें हैं, याद रखना। ठीक है, मनमोहन सिंह हैज कंटिन्यूड द pragmatic foreign policy that was started by PV नरसिम्हा राव and continued by भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी। जो अच्छी चीजें थी उन्होंने कंटिन्यू रखी। सिंह हैज कंटिन्यूड द पीस प्रोसेस विद पाकिस्तान इनिशिएटेड बाय हिज प्रीडिसेसर्स। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पीस एग्रीमेंट किया था उसको कंटिन्यू रखा। नवंबर 2006 में चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ visited India, which was followed by Singh's visit to Beijing in जनवरी 2008। वहां कर गए थे तो वो यहाँ आए थे। ठीक है, मेजर डेवलपमेंट इन सीनो इंडियन रिलेशंस उस समय हुए थे। ठीक है, 2010 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, ये सब फैक्चुअल डाटा याद रखना। ठीक है, सिंह गवर्नमेंट हैज वर्क टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर टाइज विद यूएसए के साथ भी टाई हमारा था। ठीक है, हमारा एक इंपॉर्टेंट याद रखना, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, कि जो इंडिया और यूएसए उसके साथ न्यूक्लियर डील कब हुई थी? तो याद रखना, ही विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स इन 2005 इनिशिएटिंग नेगोशिएशंस ओवर द इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, दिस वाज फॉलोड बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश सक्सेसफुल विजिट टू इंडिया इन मार्च 2006 ड्यूरिंग विच द डिक्लेरेशन ओवर द न्यूक्लियर एग्रीमेंट वाज मेड गिविंग इंडिया एक्सेस टू अमेरिकन न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए कि हमें अमेरिका के न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी में भी क्या मिल चुका था? एक्सेस मिल चुका था इस डील से। रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड विद जापान एंड यूरोपियन यूनियन लाइक द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। Singh's government has also been especially keen on expanding ties with the Israel। ठीक है, 22 मई 2009 को मनमोहन सिंह was sworn in as the प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग ए सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन। वहां भी दोबारा से बने थे। 2012 में रिपोर्ट फाइल की गई थी सीएजी में, उसमें जो कोयला स्कैम हुआ था उसके अंदर उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, लेकिन उन सारे एलिगेशंस को उन्होंने हंसकर एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, क्योंकि उनके टाइम पे हुए थे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे गलती किसी की हो, इन्होंने थोड़ी ना पैसा निकाला होगा, लेकिन किसी ने तो किया होगा। ठीक है, क्योंकि करप्शन तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट होना चाहिए। सिंह डिड नॉट
कॉन्टेस्ट 2014 में वो लड़े नहीं थे और उन्होंने जो अपना जो पोस्ट थी वो किसको दे दी थी, मोदी जी को 17 में 2014 में। ठीक है, मेजर चैलेंजेस क्या क्या देखने को पड़े उनको, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था उनके टाइम पीरियड पे, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला आपने पढ़ा होगा, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे पहली बार। ठीक है, डेस्पाइट दीज स्कैंडल्स हिज पर्सनल इंटीग्रिटी रिमेन्ड लार्जली इंटैक्ट। ठीक है, मैनेजिंग कोलिशन गवर्नमेंट विद डिफरिंग इंटरेस्ट। ठीक है, दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे 2008 में, भारत के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह, ही वाज द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह लीडरशिप स्टाइल कैसी थी, तो शांत रहते थे। ठीक है, नॉन फॉर हिज काम। ठीक है, बिल्कुल शांत रहते थे, पॉलिसीज को फॉलो करते थे, विजनरी, इकोनॉमिक विजनरी थी उनकी। ठीक है, मतलब विजन अच्छा था, देश को कैसे बुलंदियों पर ले जाना है, बाद की बात है। एक आज के फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, एक उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, देश को आगे ले जाना है, एक आज के फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, अच्छा पॉपकॉर्न खाते हो, किस कलर का पॉपकॉर्न खाते हो, अच्छा व्हाइट खाते हो तो 5% दे दो, अच्छा ब्राउन खाते हो उसमें वो मिला हुआ है तो 12% दे दो। तो एक ये समय आ चुका है, एक वो समय था। तो बेसिकली दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। अच्छा, फोर्ब्स की जो लिस्ट आई थी मोस्ट पावरफुल लीडर्स की, उसके अंदर इनको 18th रैंक दी गई थी 2010 में, याद रखना। ठीक है, Forbes magazine described Singh as being universally praised as India's best prime minister since Nehru. नेहरू के बाद सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर किसको माना गया था फोर्ब्स मैगजीन में, तो मनमोहन सिंह को माना गया था। ये भी याद रखना, ये फोर्ब्स का कहना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ग्रेग स्लेडियन, उन्होंने कहा था मिस्टर मनमोहन सिंह को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन इन एशियन हिस्ट्री। सिंह वाज लेटर रैंक्ड 19th 28th इन द 2012 एंड 2013 इन फोर्ब्स लिस्ट, ये भी याद रखना। ठीक है, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, याद रखना। इन ए डेमोक्रेसी देयर इज नो रूम फॉर एरोगेंस, द चैलेंज इज टू टेक इंडिया टू ए लेवल वेयर वी कैन बिकम ए ग्लोबल सुपर पावर। और अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने एक ऐसे जेम को खो दिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। हाँ, इनकी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कॉन्टेम्पोरेरी मीडिया, यानी कि जो हिस्ट्री है वो उसे अच्छे शब्दों में याद करेगी, ना कि मीडिया की तरह। तो ये उनके लास्ट कुछ वर्ड थे, ये भी याद रखना, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के। ओके, आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। मिलती है दोबारा से किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।